हाय एवरीवन। आज हम एक नया प्रोजेक्ट करेंगे। एआई में आजकल सबसे ज़्यादा जो चीज़ रिक्वायर्ड है, सबसे ज़्यादा चीज़ जो चल रही है, जो बिगेस्ट आई थिंक यूटिलिटी राइट नाउ एटलीस्ट इन एआई, वो है चैटबॉट यूजिंग रैग। तो इसी से रिलेटेड आज हमारी वीडियो है। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में हम सारे वो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज़ करें जो कि बिल्कुल अभी स्टेट ऑफ द आर्ट है, और मॉडर्न टेक स्टैक हो उस जिसमें बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल टर्म्स शायद आपने वो सुनी है, ग्रॉक, लैंगचेन, स्ट्रीमलेट, रैग, इस सब पे के साथ हम काम भी करेंगे और इस सब के बारे में बात भी करेंगे। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी फन एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। इसमें हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे, सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे नहीं बात करेंगे, बल्कि हमारा मोर फोकस जो है वो थ्योरी पे बात भी करेंगे, लेकिन हमारा लार्जर फोकस जो होगा वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे होगा। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। मैंने इसका नाम इजी एंड मॉडर्न इसलिए रखा है क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी। हम आगे देखेंगे कि मैंने इसको बहुत इजी डाइजेस्टेबल चंक्स में डिवाइड किया इस प्रोजेक्ट को। और मॉडर्न एआई चैटबॉट है क्योंकि इसमें सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज मॉडर्न है सारी, बल्कि इनफैक्ट एक जो ग्रॉक है वो तो भी लॉन्च होगा, मतलब कि ऑफिशियली है तो वो लॉन्च हो चुका है, यूजेबल है। लेकिन अभी वो और मेरे ख्याल से अभी डेवलपमेंट फेजेस में उन्होंने और अभी इजी रखा हुआ है फॉर फॉर यूजर्स। एपीआई की फ्री है, तो हम देखेंगे उसको किस तरह इस्तेमाल करना है। पूरा प्रोजेक्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन एआई की एपीआई की जो है वो कॉस्टली है, मतलब उस पर पैसे लगते हैं, इवन दो कि बहुत कम है, लेकिन हम लोग सारा कुछ इस प्रोजेक्ट में वो फॉर फ्री यूज़ करेंगे। और आप ये प्रोजेक्ट आप आपकी सीवी के लिए, आपके अपने लर्निंग प्रोसेस के लिए या किसी चीज़ के लिए भी, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट प्रोजेक्ट। तो हम शुरू करते हैं। इजी एंड मॉडर्न एआई चैटबॉट यूजिंग रैग। बेसिक है क्या एआई चैटबॉट यूजिंग रैग है क्या बेसिकली? उसमें ये है कि आप एक चैटबॉट हम बनाएंगे, उसको हम एक डॉक्यूमेंट देंगे, एक एलएलएम यूज़ करेंगे और एक डॉक्यूमेंट या कोई इन्फॉर्मेशन देंगे, और हम कोशिश करेंगे कि चैटबॉट जो है वो सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन से हमें क्वेश्चन एंड आंसर दे, या हमारा सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन तक लिमिटेड रहे, हेलुसिनेट ना करे और इधर उधर की बातें ना करे। सिर्फ हमने जो इन्फॉर्मेशन उसको दी है डेडिकेटेड, सिर्फ उसमें से वो हमें सवाल जवाब दे। तो इसके यूज़ केसेस बहुत हैं। कस्टमर सर्विस को लेके, असिस्टेंस को लेके, कोई प्रॉब्लम है तो आप मतलब कि ऑटोमेट करने के लिए कॉल सेंटर वाला जितना भी काम है मेरे ख्याल चैटबॉट से हो सकता है। तो खैर ये बेसिक कोर में बात करेंगे आज। और इस पे इसको इजी डाइजेस्टेबल बनाने के लिए मैंने इसको थ्री फेजेस में डिवाइड किया है। पहला फेज जो है वो यूआई है। हम यूआई बनाएंगे, मतलब चैटबॉट से चैट किधर करेंगे, तो उसके लिए आपको एक फ्रंट एंड चाहिए, यूआई चाहिए। तो वो यूआई है, पहला फेज है। उसमें हम एक बड़ी अच्छी लाइब्रेरी स्ट्रीमलेट है, उसको इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रीमलेट एमएल और एआई एप्लीकेशंस में, डेटा साइंस एप्लीकेशन में बड़ी कॉमन है, क्योंकि जो हम एआई डेवलपर्स हैं या मशीन लर्निंग या डेटा साइंस इंजीनियर्स हैं, उनको बहुत कम एफर्ट में बहुत अच्छा यूआई बिल्ड करने को मिल जाता है। हम मतलब कि वेब डेवलपर्स तो नहीं है, तो हमारा फोकस ये होता है कि हम ज़्यादा मशीन लर्निंग या ए ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस करें। और ये जो वेब वाले काम है, ये स्ट्रीमलेट जैसी लाइब्रेरी दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी। बहुत सारे एआई और एमएल के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें स्ट्रीमलेट यूज़ होती है, क्योंकि आपने जब कहीं पर, जिस तरह ये चैटबॉट है, या कहीं पर भी आपने यूज़र से प्रॉम्प्ट लेना हो या उसके एक्सपीरियंस लेना हो या उससे इनपुट लेनी हो, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल और बहुत यूज़फुल है। आई थिंक ये बहुत अच्छा टूल है, आपको इस पर हैंड्स ऑन होना चाहिए। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एज वेल। दूसरा फेज़ है एलएलएम से कनेक्ट करना। उसमें क्या है कि बेसिकली पहला तो आपका प्रॉम्प्ट है कि आप प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, अब उसे जवाब कौन देगा? वो एलएलएम है। अब एलएलएम आपने किस तरह कनेक्ट करना है अपनी एप्लीकेशन से, किस तरह यूज़ करना है, वहाँ पर हम डिफरेंट लैंगचेन यूज़ करेंगे। लैंगचेन है ही फ्रेमवर्क इस काम के लिए, बहुत इनक्रेडिबल फ्रेमवर्क है, लेकिन है ही इसी बेसिकली इस काम के लिए कि आपने जो एआई मॉडल्स हैं उनको अपनी एप्लीकेशंस में इनकॉर्पोरेट कैसे करना। हर हर काम आप चैट जीपीटी पे आके पूछने से, या किसी और मॉडल से, जेमिनाई से या क्लॉड पे जाके खुद टाइप करने से बेहतर, या उसको ऑटोमेट कर कैसे करना है कि ये काम आपकी एप्लीकेशन करे जब भी आप उसको ज़रूरत पड़े। तो ये काम करने के लिए एक फ्रेमवर्क है, बहुत मैंने सिंप्लीफाइड एग्जांपल या डेफिनेशन है, उसके लिए लैंगचन है। ग्रॉक पे अगर बात करें, तो ग्रॉक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो आपको अलाउ करता है एलएलएम से कम्युनिकेट करने के लिए। एक एपीआई की होगी, हम वो अपने प्रोजेक्ट में डालेंगे, उसके थ्रू हम एक मॉडल सेलेक्ट करेंगे कि वो एक्सेस के लिए एक मॉडल हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें फॉर एग्जांपल एक्स मॉडल चाहिए, उसको हमने यूज़ करना है अपने एप्लीकेशन में, तो वो हम यूज़ करेंगे वाया ग्रॉक। तो ग्रॉक की एआई इन्फ्रेंस जो है यूजुअली इट इज़ वेरी फास्ट और बहुत इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म है। और जैसे मैंने कहा कि फॉर लर्निंग प्रोसेस के लिए या टेस्टिंग प्रोसेस के लिए इसकी बेस्ट बात ये है कि ये फॉर फ्री है, एटलीस्ट राइट नाउ भी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इसकी एपीआई की बिल्कुल फ्री है, तो आप इसको लर्निंग प्रोसेस के लिए बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं। तो फेज़ टू तक बेसिकली तो वो सिंपल काम है कि हम एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, उसमें यूज़र प्रॉम्प्ट डाल रहा है और उसको जवाब जो है वो एलएलएम से आ रहा है। किसी हमने खुद वो डिफाइन किया कि कौन सा
लार्ज लैंग्वेज मॉडल होगा जो उसको रिस्पॉन्स देगा। जो थर्ड फेज है उसमें बेसिकली वो सारा मीट एग्जिस्ट करता है। उसमें है क्या कि हम उस एलएलएम को रिस्ट्रिक्ट करेंगे या उस एलएलएम को बताएंगे कि ये हमारा स्टोर है, ये हमारी डेटाबेस है, ये हमारी इंफॉर्मेशन है। जो भी हम उसको कोई डॉक्यूमेंट देंगे, हम बेसिकली कुछ पीडीएफ देंगे उसको, एक या मल्टीपल भी दे सकते हैं, तो हम कहेंगे कि जो एलएलएम है वो सिर्फ उस पीडीएफ या उस इंफॉर्मेशन से आपके साथ इंटरेक्ट करे। आउटसाइड द स्कोप ऑफ दैट डेटा वो आपको आपको जवाब नहीं देगा। तो उसमें फ़ायदा ये है कि सिर्फ जो प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन है या जो वो इन्फॉर्मेशन जो एक्सपोज नहीं है आउटसाइड वर्ल्ड से, या जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर्स टू यूजर्स है, तो एलएलएम जो है वो उनको एक्सेस करके आपको हेल्प करेगा या आपकी क्यूएंडए करेगा, जो एक चैटबॉट का बेसिकली काम है। राय क्या है, वेक्टर एम्बेडिंग्स क्या हैं, और इस पे किस तरह हम एलएलएम काम करते हैं, इसको हम इन डेप्थ में बाद में देखेंगे जब हम उस फेज पे जाते हैं। मैंने एक स्लाइड भी क्रिएट की है इस काम के लिए स्पेशल, तो हम इस पे इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। लेकिन राइट नाउ आई वांट टू गो टू द कोडिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ताकि हम साथ साथ जो है वो अपना फेज के जो टास्क है वो भी अचीव करते रहें। तो पहले हम सबसे पहले चलेंगे VS कोड पे और अपना प्रोडक्ट शुरू करेंगे। मैंने AI रैग ट्यूटोरियल, AI चैटबॉट रैग ट्यूटोरियल के नाम से एक फोल्डर या डायरेक्टरी बना लिए। उसके अंदर मैं, क्योंकि खुद PPNV यूज़ करता हूँ, वर्चुअल एनवायरनमेंट मैनेजर, तो उसके सबसे पहले कमांड यूज़ करेंगे PPNV इंस्टॉल, और उसके अंदर मुख्तलिफ लाइब्रेरीज हैं। सबसे पहले तो स्ट्रीमलेट है, फिर लैंगचेन, ग्रॉक है, ये हम यूज़ करेंगे ग्रॉक को एक्सेस करने के लिए लैंगचेन के थ्रू। फिर लैंगचेन की हमने कुछ और टूल्स भी यूज़ करने हैं, मतलब PDF लोडर, टेक्स्ट स्प्लिटर, वेक्टर डेटाबेस बनाने के लिए, तो लैंगचेन कम्युनिटी। फिर पाई PDF यूज़ करेंगे, और एक आखिरी है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स। तो हम PPNV इंस्टॉल, ये सारी कमांड मैं आपको गिटहब पे अपलोड कर दूंगा या चैनल पे, जिस तरह इजीली एक्सेसिबल होगा। तो हम फिर इसका वेट करेंगे। ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो आई विल कट दिस सेक्शन, और फिर जब हो जाएगा कंप्लीट तो फिर हम वहाँ से शुरू करेंगे। हाँ जी, तो अब हमारे सारे जो सारी डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल हो गई हैं। अब हम पिप फाइल अपनी चेक करें। बेसिकली तो ये स्ट्रीमलेट भी होगी, लैंगचेन ग्रॉक, लैंगचेन कम्युनिटी, पाई PDF, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स। अगर आप तो रिक्वायरमेंट्स और TXT के फॉर्मेट से फेमिलियर हैं, तो ये स्टेरिक का मतलब है लेटेस्ट जो वर्जन है वो। तो उसके साथ पिक फाइल लॉग भी हमारी आ गई है, इसमें स्पेसिफिक वर्जन होते हैं। खैर ये एक सेपरेट डिस्कशन है। तो आप सिंपल पिप इंस्टॉल PPNV से पिप ENV इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके बाद आप ये सिंपल कमांड्स जो हैं वो आपकी काम करेंगे। तो ये हमारा पहला जो है या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा रिक्वायरमेंट डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हम पहली फाइल क्रिएट करते हैं, जिसका हम नाम रख लेते हैं phase1.py। इसमें हमारा दोबारा अगर रिव्यू करें तो क्या इंपॉर्टेंट है, चैटबॉट क्रिएट करना है जिसमें स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी यूज़ करके सिर्फ एक UI बनाना है, जो कि आपको आपका प्रॉम्प्ट रिसीव करे और क्या नाम है आपको वापस आंसर करे। तो उसके लिए सबसे पहले हम कुछ इंपोर्ट सेक्शन पे चलते हैं। इंपोर्ट हम करते हैं चीज़ें, करते हैं इंपोर्ट स्ट्रीम। सबसे इम्पोर्टेंट तो स्ट्रीमलेट ही है, SST, और उसमें हमारे लिए जो पहली चीज़ है वो st.title रखते हैं, और रैग चैटबॉट फॉर एग्जांपल, और ये आपकी UI की हेडिंग होगी। अभी देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। उसके बाद हम प्रॉम्प्ट जो है वो स्टोर करेंगे, और उसमें st.chat इनपुट को यूज़ करेंगे पास योर प्रॉम्प्ट है, ये हमारा प्रॉम्प्ट स्टोर करेगा। और इफ प्रॉम्प्ट, अगर तो प्रॉम्प्ट है तो हमें फिर इसको डिस्प्ले भी करना है। st.chat मैसेज के स्ट्रीमलेट के मेथड्स हैं यूज़र, और हम मार्कडाउन में इसको प्रॉम्प्ट, और ये हमारा जो है वो इसको, आई थिंक दिस शुड बी इनफ कोड। इसको रन करने के लिए हमारे पास कमांड है। सबसे पहले तो हम इसको जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसको एक्टिवेट करेंगे PPNV शेल के थ्रू,
और आपको ये पीछे एक जो आपका फोल्डर का नेम है बेसिकली उसी को वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम दे देता है। और ये हमारा AI चैटबॉट रैक ट्यूटोरियल हो गया। अब हम स्ट्रीमलेट रन, इसकी कमांड है phase1.py। तो ये हमारा ये वेबसाइट इस तरह की है, सिर्फ सिंपल है कि हमने क्या नाम है रैक चैटबॉट जैसे हमने डिफाइन किया था। अब यहाँ प्रॉम्प्ट है तो हम लिखते हैं prompt1। ये हमें डिस्प्ले करा रहा है जैसे हमने डिस्प्ले किया। अगर इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अब हम prompt2 लिखेंगे तो ये हमें हिस्ट्री नहीं दिखा रहा, हमें prompt2 ओवरराइट कर रहा है। दो बातें प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम तो हमें रिस्पॉन्स कहीं से नहीं आ रहा क्योंकि हमने रिस्पॉन्स सेटअप नहीं किया अपनी स्ट्रीमलेट में। और दूसरी बात ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास हिस्ट्री नहीं आ रही। आइडियली होना चाहिए कि prompt1 हो, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स हो, फिर prompt2 फिर उसका कोई रिस्पॉन्स हो, लेकिन वो भी हम सेटअप करेंगे। उसके लिए क्या करना है हमने कि हमने सबसे पहले तो एक सेशन वेरिएबल क्रिएट करना है। उसमें क्या होगा कि सेटअप सेशन स्टेट वेरिएबल टू होल्ड, हम एक बेसिकली लिस्ट बनाएंगे, उसमें सारे अपने डिस्कशन जो है वो स्टोर करेंगे सेशन में, और वो फिर हम साथ डिस्प्ले करते रहेंगे। ऑल द ओल्ड मैसेजेस, ये हमारा एक प्रॉब्लम हल हो जाएगा। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि हमने ऑफ कोर्स डिस्प्ले भी करना है, तो ये रिस्पॉन्स लाना है, उसके लिए हम दूसरा काम करेंगे। पहले तो इफ चेक करते हैं कि मैसेजेस जो है नॉट इन st.session state, अगर तो मैसेजेस इसमें नहीं है तो हम एक नया क्रिएट करेंगे st.session state.messages, और इसको हम एक लिस्ट यहाँ एम्प्टी लिस्ट ऑफ कोर्स ये क्रिएट कर लेंगे। तो पहली बात तो ये होगी। और अब हमने दूसरा इसका काम क्या करना है, सिर्फ हमने स्टोर तो नहीं करना, ऑफ कोर्स हमने डिस्प्ले भी कराना है। डिस्प्ले ऑल द हिस्टोरिकल मैसेजेस, और उसके लिए क्या करना है, फॉर मैसेज बेसिक पाइथन है, फॉर मैसेज इन st.session state.messages, ये हमारे हैं st.chat मैसेज, ये स्ट्रीमलेट के अपने मेथड्स हैं, उसमें मैसेज और रोल, हम इसको अभी रोल और इसका भी समझ आ जाएगा आपको। और मार्कडाउन हमने क्या करना है, मार्कडाउन करना है मैसेज और उसके अंदर कंटेंट। तो बेसिकली होगा क्या कि जब हम ये यहाँ पर प्रॉम्प्ट क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमें साथ फिर अपने इस जो हमने लिस्ट क्रिएट की एम्प्टी, इसमें अपेंड करना पड़ेगा अपने सारे प्रॉम्प्ट्स को। तो उसको अपेंड करने के लिए क्या है कि st.session state.messages और अपेंड मेथड यूज़ करेंगे, और एक लाइब्रेरी क्रिएट करके सॉरी डिक्शनरी क्रिएट करके, रोल हमारा यहाँ पर क्या होगा, यूज़र होगा। और दूसरा हम क्या यूज़ करेंगे, कंटेंट, जैसे हमने पहले मैंने डिस्प्ले करा दिया क्योंकि मतलब आपकी आइडियली मतलब ये चीज़ हम पहले इस तरह स्टोर करेंगे और फिर उसके बाद हम उसके कंटेंट, हम बेसिकली क्या कंटेंट स्टोर करना चाहते हैं, यूज़र का जिसका रोल है, हम उसका प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट उसका स्टोर कर देंगे, और ऊपर हमने डिस्प्ले भी करा दिया। तो अब हम जाएंगे दोबारा अपने एप्लीकेशन पे, इसको रीरन करेंगे। अब देखते हैं कि क्या हुआ है, prompt1। अब prompt2 को आइडियली नीचे आना चाहिए। अच्छा, कोई एरर है, कंटेंट मार्कडाउन, हमने मेरे ख्याल कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है, मार्कडाउन यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। और इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो prompt1, अब prompt2, ये देखें हमारी हिस्ट्री डिस्प्ले हो रही है। तो आधा काम हमारा हो गया। अब दूसरा काम जो हमारा रह गया वो ये है कि हमने रिस्पॉन्स जो है वो भी स्टोर करना है। तो फिलहाल के लिए क्योंकि हम अभी किसी चीज़ को, हमारे फेज़ 1 में कोई गोल नहीं है कि हम LLM को अटैच करें, तो आई एम योर असिस्टेंट हम हार्ड कोड करके रिस्पॉन्स, हम हार्ड कोडेड रिस्पॉन्स शो करेंगे हर क्वेश्चन पे। और उसके लिए दोबारा वही है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये तो वो तो यूज़र के लिए था, लेकिन अब हमें यहाँ पर असिस्टेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी रोल असिस्टेंट होगा। और अब लेकिन जो कंटेंट हमने शो करना है या स्टोर करना है वो प्रॉम्प्ट नहीं है, वो हमारा रिस्पॉन्स है।
रिस्पॉन्स, क्योंकि ये हमारा रिस्पॉन्स जो है वो हमने एज असिस्टेंट रिस्पॉन्स। अब दोबारा हम अगर जाते हैं, रीरन करते हैं, तब आइडियली हमें हर प्रॉम्प्ट पे, प्रॉम्प्ट 3 पे आई एम योर असिस्टेंट रिस्पॉन्स आना चाहिए जी, ठीक है। प्रॉम्प्ट 4, क्योंकि हमने हार्ड कोड किया हुआ है तो ये हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है असिस्टेंट की तरफ से। तो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। और पहला हमारा था चैटबॉट स्ट्रीमलेट यूजेस फ्रॉम यूआई, हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे सेकंड फेज पे। अब सेकंड फेज में क्या करना है कि रादर देन गेटिंग अ फिक्स्ड हार्ड कोडेड रिस्पॉन्स आई एम योर असिस्टेंट, हम एक रिस्पॉन्स जो है ना वो रिस्पॉन्स हमें एक एलएलएम से चाहिए। उसके लिए हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहले हम चलेंगे और अपनी कुछ इंपोर्ट्स कर लेंगे। उस इंपोर्ट्स के लिए ये तो हमारे हो गया, फॉर एग्जाम्पल फेज 1 इंपोर्ट्स। अब फेज 2 इंपोर्ट्स होंगी और ये मैं इनको यहाँ ओएस यूज़ होगा, लैंगचेन, ग्रॉक, जैसे हमने सारी लाइब्रेरीज जो इंस्टॉल की हुई हैं ये हम इनको यूज़ करेंगे और देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो उसके लिए हम चले जाएंगे अपने उसी सेक्शन पे जहाँ हमें रिस्पॉन्स चाहिए। मेन काम हमने यहीं पर करना है फेज़ 2 के लिए, क्योंकि हमें रिस्पॉन्स ऑल्टर करना है। जो प्रॉम्प्ट हमें मिल रहा है वो प्रॉम्प्ट हमने फॉरवर्ड करना है एलएलएम को, और हमें वहाँ से रिस्पॉन्स चाहिए। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम जो हैं वो सबसे पहले तो हम इसको फिनिश करते हैं, और क्योंकि हमें एक वेरिएबल स्टोर कराना पड़ेगा, हम आ जाते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्स में। और आ जाते हैं रिस्पॉन्स, हम सबसे पहले ग्रॉक चैट सेटअप करते हैं। ग्रॉक चैट क्या होगा कि चैट ग्रॉक क्लास में आपने ग्रॉक एपीआई की सेटअप करनी है। ये आपका ओएस डॉट हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे। और इन्वायरमेंट वेरिएबल में मैं बताता हूँ कि आप पीपीएनवी का एक बड़ा अच्छा वो है फीचर है, जो कि आपका एक आप फाइल बना सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल उसका नाम होता है डॉट ई फाइल, उसका इसका यही नाम है, और इसमें आप अपने वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रॉक एपीआई की, तो ये सिस्टम वाइड वेरिएबल्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो स्कोप है, इस प्रोजेक्ट का जो स्कोप है उसकी अंदर के ही रहेगा। ये सिस्टम वाइड वेरिएबल नहीं है जैसे ग्रॉक एपीआई की है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को या इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को लॉन्च किए बगैर कहीं से एक्सेस करेंगे तो एक्सेस नहीं होगा, सिर्फ वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ये वेरिएबल जो है स्टोर्ड रहेगा, तो विच इज़ आई थिंक ग्रेट। आपको हर दफ़ा कोई नए या सिस्टम वाइड इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में सेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोजेक्ट बेस्ड पे इसको ओपन कर रख सकते हैं। और ये ग्रॉक एपीआई की आपने क्रिएट कैसे करनी है या आप कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए सबसे आसान है कि हम ग्रॉक लॉगिन पे जाएं। ग्रॉक लॉगिन गूगल करें, उसके बाद मेरा तो ऑलरेडी लॉग्ड इन है। इस टाइम जो ग्रॉक का प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स अलाउ करता है। हम लेकिन ये लामा 3 8 बिलियन पैरामीटर्स वाला यूज़ करेंगे, कोशिश करेंगे इसको यूज़ करें। और आप जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट इस टाइम मतलब यूआई के थ्रू तो यूज़ कर सकते हैं, ये बेसिकली वही है उस एलएलएम को, लेकिन आप एपीआई की पे जाके उसके फ्री ऑफ कॉस्ट एपीआई की बना सकते हैं। तो जितनी भी ये एलएलएम है आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। एपीआई की पे हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी एपीआई की है। एपीआई की पे आए तो मैंने देखा, आप जैसे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने एआई विद हसन यूट्यूब प्रोजेक्ट्स के नाम से एक एपीआई की बनाई हुई है, और ये सीक्रेट की है, इसको मैंने अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में स्टोर करूँगा। मैंने ऑलरेडी कॉपी की हुई है, तो आप नई भी बना सकते हैं जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसको मैं कॉपी करके अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में स्टोर करूँगा और फिर इसको वहाँ से एक्सेस करूँगा। ये अब हम आगे इस स्क्रीन पे मैंने अपनी ग्रॉक एपीआई के नाम से स्टोर किया है। तो ग्रॉक एपीआई की यहाँ पर आपने जिस मर्जी नाम से स्टोर करें उस वेरिएबल को, तो यहाँ पर आप यहाँ पर आपने वो वेरिएबल जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट करना है। उसके बाद हमारा जो दूसरा इस चीज़ में हमने दूसरी चीज़ पुट करना है वो है मॉडल, कि आप कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स हैं अवेलेबल, तो आप कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहते हैं। या तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शन हैं। मैं जो फिलहाल इंटरेस्टेड हूँ वो मैं हूँ लामा 3 8 बिलियन पैरामीटर्स का जो उनका है वो 8192, वो हम इस एक्सरसाइज के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए हम वो मॉडल यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम इसको किसी दूसरे एक स्पेसिफिक वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हैं।
और ये हमारा ग्रॉक का एलएलएम सेटअप हो गया। अब हमने दूसरा काम क्या करना है कि ग्रॉक ग्रॉक को बेसिकली या एक सिस्टम प्रॉम्प्ट भी चाहिए। जब आप ग्रॉक यूज़ कर रहे हैं या लैंचिंग के थ्रू उसको यूज़ कर रहे हैं तो एक सिस्टम प्रॉम्प्ट चाहिए, और उसके बाद आपका जो यूज़र प्रॉम्प्ट है उसमें जाता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट बेसिकली जनरली कह लें कि एक इंस्ट्रक्शन है एलएलएम को कि उसने किस तरह बिहेव करना है। आप उसको एक रोल दे सकते हैं। बेसिकली यू आर काइंड ऑफ क्रिएटिंग एन एजेंट उस एलएलएम के साथ। तो उसके लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया है। इट इज़ वेरी इजी। जैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक जनरल सा, हमें तो कोई स्पेसिफिक नहीं चाहिए। आप उसको कह सकते हैं फॉर एग्जांपल दैट यू एक्ट एज हैरी पॉटर फॉर द फॉलोइंग क्वेरी, और वो क्वेरी जो होगी वो आपका यूजर इनपुट करेगा। मैं आपको इसकी जो मैंने खुद अपने लिए सेटअप किया है फॉर दिस, वो मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ अपने। तो ये आप पढ़ सकते हैं कि you are very smart at everything, you always give the best, the most accurate and most precise answers, answer the following question, user prompt। यहाँ यूजर प्रॉम्प्ट हमारा जाएगा, जो एक्चुअली आप क्वेश्चन चैटबॉट से पूछ रहे हैं, जो प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं वो यहाँ जाएगा। स्टार्ट द आंसर डायरेक्टली, नो स्मॉल टॉक प्लीज। बिकॉज हमें कोई नहीं चाहिए थैंक यू, हम लोग पी के उसको तारीफ कर रहे हैं तो हमें उसका कोई शुक्रिया कि जवाब हमें नहीं चाहिए। हमें डायरेक्ट जो है ना सब्सटेंस के, हमें आंसर में इंटरेस्ट है। तो हम यहाँ यूजर प्रॉम्प्ट डालेंगे। तो ये बेसिकली अभी यहाँ पर इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्ट एज हैरी पॉटर, या आप कोई भी अपना को रोल डाल सकते हैं कि जिस रोल को एज्यूम करके आप मुझे एडवाइस दो, या फॉर एग्जांपल यू आर द बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर इन द वर्ल्ड और आई नीड सम एडवाइस, और आप एडवाइस जो होगा वो प्रॉम्प्ट होगा, तो फिर वो आपको जो है वो जवाब देगा। हमें फिलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमें तो बड़ा जेनेरिक एक एलएलएम की कैपेसिटी जो कैपेबिलिटी से फ़ायदा उठाना है। अब नेक्स्ट पार्ट हमने चेन बनानी है। ये जो है उसका ग्रॉक से प्रॉम्प्ट को हम पाइप करेंगे ग्रॉक चैट को, ये एलएलएम है हमारा बेसिकली। और तीसरी जो होगी पार्ट हमारा, हमने क्योंकि इसको एज अ स्ट्रिंग, इसका रिस्पॉन्स हमने यहाँ तक बेसिकली रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन हमने इसको एज अ स्ट्रिंग पार्स करना है। तो मैंने यहाँ सारी जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरी या रिक्वायर्ड जो मेथड या लाइब्रेरीज है वो मैंने इम्पोर्ट की हुई है। तो यहाँ पर हमारा एस टी आर जो पार्सर है वो हम उसको कॉल करेंगे, तो हमें पार्स करके सिर्फ जो है ना रिक्वायर्ड वो दे देगा आंसर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम इसमें से रिस्पॉन्स निकालेंगे। रिस्पॉन्स है चेन डॉट इन्वोक का मेथड होगा, और यहाँ पर अब हम प्रॉम्प्ट देंगे अपना, जो हमारा सिस्टम, जो ग्रॉक सिस्टम प्रॉम्प्ट में हमने ये वेरिएबल स्टोर किया यूज़र प्रॉम्प्ट, वो हम यहाँ पर देंगे एज अ डिक्ट, क्योंकि डिक्ट एक्सपेक्ट करता है डिक्शनरी। अब हमारा प्रॉम्प्ट जो है वो ये प्रॉम्प्ट है। तो पहले हमारा रिस्पॉन्स जो था वो इसमें स्टोर हो रहा था, जो हमने हार्ड कोड किया हुआ था। अब हम रिस्पॉन्स ले रहे हैं लामा 3 से, 8 बिलियन पैरामीटर्स वाले से, वाया ग्रॉक। तो देखते हैं जी, इसको हम कमेंट करेंगे, और अब देखते हैं कि हम पहले एग्जिट करना पड़ेगा। एग्जिट करने का मतलब है कि आप वर्चुअल एनवायरनमेंट से बाहर आ गए, और क्योंकि हमने नए एनवायरनमेंट वेरिएबल स्टोर किए, तो pnv शेल से हम दोबारा एक्टिवेट करेंगे अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट। और फिर अब हमारा काम है स्ट्रीमलेट रन फेज। हमने फेज 1 की फाइल में हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम फेज 2 दे देते हैं। मैं सेपरेटली नाम दे देते हैं इसको फेज 2 बेसिकली, और फेज 1 का जितना हमने कोड जहाँ पर हमने रुका था, मैं उसके एक सेपरेट फाइल ऐड करके यहाँ पर फेज 1 की फाइल भी डाल दूंगा। तो ताकि आपके लिए फेज 1 को तक और फेज 2 समझना, फेज 3 समझना आपके लिए ईजी हो। फेज 1 की फाइल भी मैं वीडियो कंप्लीट करने के बाद, जो हमने कोड सिर्फ फेज 1 पे रुक गए थे, उसकी एक सेपरेट फाइल बना के मैं आपको गिटहब पे अपलोड कर दूँ। अब फेज 2 जो है हम रन कर रहे हैं इसको, और 8501 लोकल होस्ट पे ये रन होता है। हम आ गए, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब हमारा रैक चार्ट आ गया। इससे पूछते हैं व्हाट इज द फास्टेस्ट कार इन द वर्ल्ड। ये अब जो ये आंसर हमें आ रहा है, ये आंसर अब हमें हम सक्सेसफुल हो चुके हैं अपने फेज 2 के लिए, खैर। और ये आंसर जो हमें आ रहा है, अब हमें लामा हमारे मॉडल से आ रहा है जो हमने सेलेक्ट किया था। अब हमें रिस्पॉन्स जो है वो हमने हार्ड कोडेड नहीं आ रहा, तो हम अभी तक क्या हो रहा है, हम एक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, हमने यूआई सेटअप किया, हमने एक प्रॉम्प्ट दिया, वो प्रॉम्प्ट पास ऑन हुआ वाया ग्रॉक लामा को, लामा ने जवाब दिया, और वो जवाब हम यहाँ पर यूआई में शो कर रहे हैं। अब व्हाट
या एक हु इज द बेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम्स? लायनल मेसी। देखिए मैं खुद एक लायनल मेसी फ़ैन हूँ, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक जवाब दिए। तो ये आप जिस तरह चलाते रहेंगे, ये पीछे हमारी हिस्ट्री भी शो हो रही है हमारा बिल्कुल, जैसे एक चैट जीपीटी या कोई भी लेटेस्ट मॉडल को आप यूटिलाइज करते हैं तो वहाँ तक हमारा काम हो गया। तो फेज़ टू हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। फेज़ थ्री में हम क्या करेंगे बेसिकली कि एक रिसर्च पेपर रिफ्लेक्शन के नाम से बड़ा हेल्पफुल है, मतलब बड़ी नई उसमें डेवलपमेंट है। सेल्फ रिफ्लेक्शन जिस तरह ह्यूमंस करते हैं, अपने अपना सेल्फ एनालिसिस करते हैं, आपको सेल्फ करेक्ट करते हैं, इसी तरह एक मेथड जो है वो एलएलएम्स में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो उसका एक रिसर्च पेपर है, वो मैं उसको दूंगा अपने इस चैटबॉट को, और उससे कोशिश करूंगा कि सिर्फ उसी के अंदर से क्वेश्चन आंसर करूं और उसके अंदर देखूं कि क्या है, क्या चीज़ अवेलेबल है और क्या चीज़ नहीं है। तो ये तो डमी या टॉय एग्जांपल है, आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन गिव दिस चैटबॉट हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद फिर आप जो है उससे उन रिसर्च पेपर से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। उससे यू कैन आस्क यू टू राइट अ रिपोर्ट, तो एक सर्टन को रिपोर्ट लिख सकता है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इस प्रोजेक्ट से आपको बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जो खुल जाते हैं आपके लिए, और आप उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ बेसिक एक्सेप्शन है कि कैसे सब टेक्निकल चीज़ें जुड़ जाएंगी। आपका लिमिट तो कोई भी नहीं है। आप सोचें कोई भी एप्लीकेशन इस चीज़ में फिट होती है, तो आप मुझे भी बताएं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, ताकि हम इसको इस प्रोजेक्ट को अगर कोई नेक्स्ट फेज़ इसका क्रिएट करना है तो उसमें भी जा सकें। अब तीसरा जो फेज़ है उसमें हमने रैग इंटीग्रेट करना है। रैग बेसिकली क्या है उसको हम थोड़ी बात करते हैं। रैग जैसे मैंने पहले कहा कि रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, तो इसकी खैर वो है इसकी कंप्लीट फॉर्म। इसकी बेसिक क्या है या इसकी बेसिस क्या है? जब भी एक मॉडल ट्रेन होता है तो उसकी एक सर्टेन थ्रेशोल्ड होती है, कट ऑफ लिमिट होती है। कि फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी जब ट्रेन हुआ तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल 2018 या 19 तक, 2019 तक उसके पास डेटा था। तो इंटरनेट पे जो 2019 तक डेटा अवेलेबल था सारा, या जो भी लीगली अलाउड डेटा था एज फार एज आई नो, वो पुश हुआ या वो यूज़ हुआ ये इस मॉडल को ट्रेन करने में। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन इस मॉडल को ट्रेन करने के बाद पब्लिक में आई या इंटरनेट पे गई, उसके बारे में इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं। तो उस इन्फॉर्मेशन से अगर आपने कोई आंसर क्वेश्चन आंसर करना है, उस इन्फॉर्मेशन से कोई फायदा उठाना है, तो चैट जीपीटी कैन नॉट हेल्प यू एटलीस्ट उस टाइम में। अब तो खैर सारे मॉडल और आगे फर्दर ट्रेन होते गए, उसके और 4 आ गए और फर्दर वर्जन आ गए। लेकिन बेसिक बात यह है कि मॉडल्स आर ट्रेन अप टू अ लिमिट, तो उसके ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद दूसरा, प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन एक्सेस नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, उसकी अपनी कोई पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन है कंपनी के अंदर, वो तो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। तो जिस तरह अगर वो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, तो वो किसी भी मॉडल को ट्रेन करने में यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि वो प्राइवेट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। वो ऑफ कोर्स प्राइवेसी रीजन की वजह से कंपनीज कोई भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन या अपना कोड पुश नहीं करते अनलेस एंड अनटिल उसको आपने ओपन सोर्स ना करना। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये कि अगर आपको जवाब चाहिए स्पेसिफिक सोर्सेज से, जैसे अभी हम इसमें करेंगे कि हम एक रिसर्च पेपर देंगे और हम सिर्फ अपने मॉडल को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि इसके अंदर से हमें आंसर्स चाहिए। अगर तुम्हें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मॉडल्स हेलुसिनेट करते हैं, जैसे चैट जीपीटी से अक्सर आपका एक्सपीरियंस होगा, या जेमिनाई से या क्लॉड से आपका एक्सपीरियंस होगा कि आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, अगर तो मॉडल को नहीं भी पता तो इट विल कम अप विद समथिंग, वो खुद से कुछ ना कुछ जनरेट कर देगा इधर उधर की इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए यूजफुल नहीं है। तो हमें हेलुसिनेशंस भी रिड्यूस करनी है। और इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मतलब ये तो सारी वो चीज़ें जो कि मैं कह रहा हूँ कि एक जो प्रॉब्लम्स हैं जो हम रैग से जो है वो सेटिस्फाई करते हैं अपनी इन नीड्स को। तो उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल चीज़ है वेक्टर एम्बेडिंग्स। वो कैसे होती हैं उस पर भी थोड़ा बात करते हैं। मैंने एक रैग पाइपलाइन भी बनाई है, इस पर इसको भी डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली वेक्टर एम्बेडिंग्स क्या होती हैं कि जब आपके पास एक लार्ज चंक ऑफ टेक्स्ट होगा, उसमें से फिल्टर करने के लिए कि कौन सा टेक्स्ट आपके जवाब या आपके सवाल को सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर पूरा रिसर्च पेपर है या पूरी किताब है, और हैरी पॉटर की जैसे मैंने बात की, फॉर एग्जांपल हैरी पॉटर की पूरी बुक है, आप में से सिर्फ ये पूछने कि हैरी पॉटर के फादर का क्या नाम था, तो हैरी पॉटर के फादर का नाम जानने के लिए उसको पूरी बुक का डेटा पढ़ने की या एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ उन चंक्स को एनालाइज करेगा जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए या इस कॉन्टेक्स्ट या इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए इनफ कॉन्टेक्स्ट रखते हैं। जहां पर उसके बाप के नाम की बात हुई होगी, सिर्फ वो कॉन्टेक्स्ट वो रिट्रीव करेगा मॉडल, और फिर आपको कोई आंसर देगा।
तो इसके लिए वेक्टर इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है। और ये मैचिंग किस तरह होती है कि जो कॉन्टेक्स्ट जो आपको प्रॉम्प्ट में सवाल मांगा गया है उसका जवाब किधर मौजूद है, वहाँ पर एम्बेडिंग्स का काम आता है। एम्बेडिंग्स बेसिकली है क्या, दे आर न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। यहाँ वर्ड्स या फ्रेज आप खुद डिफाइन करते हो कि कितना बड़ा चंक जो है उसको आप वेक्टर एम्बेड करते हो। और उसको, क्योंकि कंप्यूटर्स जो हैं वो वर्ड्स और फ्रेजेस तो समझते नहीं है, वो न्यूमेरिकल या नंबर समझते हैं। तो कुछ मॉडल्स हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं, वो क्या करते हैं, या कुछ एल्गोरिथम्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो उन वर्ड्स को या उन फ्रेजेस को न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में ले आते हैं। तो फिर आप, होता क्या है कि जब आप एक सारे टेक्स्ट भी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में है, और जब आप एक प्रॉम्प्ट पूछते हो, सवाल पूछते हो मॉडल से, तो वो मॉडल उस सवाल को भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में, या सॉरी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रोजेक्ट करता है एक 3D स्पेस में। उसके बाद क्या करता है कि वो जो 3D स्पेस में जहाँ पर आपका क्वेश्चन प्रोजेक्ट हुआ है, उसके आसपास के जो वो चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसमें से वो नियर सर्च करता है कि मेरे सबसे करीब कौन कौन सी एम्बेडिंग्स मौजूद हैं। और फिर देन वो जो नियरेस्ट होती है, अब वो आपने नियरेस्ट वन उठानी है, क्लोजेस्ट वन डॉक्यूमेंट वापस से लेना है एम्बेडिंग, या क्लोजेस्ट 5 लेने हैं या 10 लेने हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। हम देखते हैं कोड में कैसे सेट होता है। तो ये बेसिकली थ्योरी है सारी वेक्टर एम्बेडिंग्स की, कि आप टेक्स्ट को लेके न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हो ताकि वो कैप्चर कर सके मीनिंग्स एंड रिलेशनशिप्स। और थर्ड पॉइंट, जैसे मैं सॉरी एट्थ पॉइंट यहाँ पर आया है, उसमें भी लिखा हुआ है कि इट हेल्प्स मशीन लर्निंग मॉडल्स अंडरस्टैंड टेक्स्ट इफेक्टिवली। तो टेक्स्ट तो कॉन्टेक्स्ट तो मॉडल समझ नहीं सकते, लेकिन वो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू टेक्स्ट को भी, जो आपने सोर्स इंफॉर्मेशन दी है, और प्रॉम्प्ट को भी, दोनों को न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में लेके जाते हैं। फिर देखते हैं कि सबसे करीब कौन कौन से डेटा पॉइंट्स हैं इस प्रॉम्प्ट के जो सवाल पूछा, और उनको गेट बैक करके फिर वो आपको आंसर देते हैं। तो हाई लेवल पाइपलाइन अगर देखें तो उसमें यही है, पहले आप क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद ये सारी जो नीचे ब्लू डॉक्यूमेंट है, ये आपके इन्फॉर्मेशन है, ये फिर इंडेक्स होके या ये चंक्स में बन के ये वेक्टर स्टोर में, बेसिकली जिस तरह सीक्वल डेटाबेस है उस तरह नो सीक्वल डेटाबेस है, उसी तरह जिस तरह की डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस होती हैं, उस तरह एक इंडेक्स स्टोर या वेक्टर डेटाबेसेस भी हैं। तो वेक्टर डेटाबेस में स्टोर होगा आपका सारा चंक डेटा। और उसके बाद जब आप क्वेश्चन को भी जब वेक्टर या न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, उसके बाद वो फिर क्लोजेस्ट देख के कि सबसे ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट किस चीज़ में है या किस चंक में है मेरे पास सोर्स में, तो वो फिर रिट्रीव करेगा सिर्फ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। सिर्फ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स ये आपका रिट्रीव करेगा, और उन रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स का जो कंटेंट होगा वो बेसिकली फिर प्रॉम्प्ट के साथ आपके एलएलएम को देगा। तो अब क्या होगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मेरा मॉडल जो है वो देखेगा कि किस चंक ऑफ इंफॉर्मेशन में मेरा सबसे ज़्यादा जवाब है। उस डॉक्यूमेंट को पहले चंक में डालेगा, फिर उस चंक को सर्च करेगा कि कौन से चंक्स में सबसे ज़्यादा जवाब मौजूद है, सबसे ज़्यादा लाइकली है कि इसमें जवाब होगा। अब वो जवाब पकड़ेगा, मेरा क्वेश्चन पकड़ेगा, और वो दोनों जो है वो एलएलएम को देगा कि ये क्वेश्चन है, ये कॉन्टेक्स्ट है, इस कॉन्टेक्स्ट में से जवाब दें। तो फिर आपका एलएलएम जो है वो आपको नॉर्मल जवाब देगा। लेकिन इसमें आपने किया क्या है, बेसिकली अगर आप लेमैन टर्म्स में बात करें तो आपको फॉर एग्जांपल आपने खुद सर्च की, अगर अभी हैरी पॉटर के वाले साहब के नाम की एग्जांपल लें, तो आपने खुद क्वेश्चन पूछा, पहले अभी एंटर नहीं किया आपने, आपने क्वेश्चन पूछा नहीं, इसे राइट टर्म किया, उसके बाद खुद गए किसी चैप्टर में, आपको फॉर एग्जांपल पता है कि फर्स्ट चैप्टर में शायद ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी कि उसके व्हाट वाज हिज फादर्स नेम, यू कॉपीड ऑल ऑफ इट, आपने पूरा चैप्टर कॉपी किया, उसके बाद चैट जीपीटी में जाके पेस्ट किया, अगर तो अलाउ करता है इतने बड़े कॉन्टेक्स्ट को जितना भी आपने कॉपी किया, और उसके बाद आपने कहा कि ये क्वेश्चन है, ये सारा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसमें से जवाब दें। तो ये मैनुअल काम है जो मैंने बताया, और बेसिकली रैग जो है वो एक ऑटोमेटेड काम है, ताकि आप जो है उसको अपनी रियल टाइम एप्लीकेशन में यूटिलाइज कर सकें। तो ये हमारा हो गया रैग की थ्योरी। अब हम चलेंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो अब हम बनाएंगे एक नई फाइल, पिछली फाइल तो हम बनाना भूल गए थे, अब हम बनाएंगे फेज़ 3 की फाइल। फेज़ 3 की फाइल में सबसे पहला काम तो हमने इसी को कॉपी पेस्ट करना है फेज़ 2 को, और फिर हमने जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले दोबारा इंपोर्ट्स पे चलें। इंपोर्ट्स क्या है हमारी, फेज़ 3 की इंपोर्ट्स ये हैं। फेज़ 3 इंपोर्ट्स, ये आ गई हमारी फेज़ 3 की इंपोर्ट्स। और अब हमने जो सबसे पहले हमारा काम हमने करना है वो ये करना है कि हम एक जो वेक्टर स्टोर हमने बनाना है उसको हम क्रिएट करेंगे, और उसके लिए हमें एक स्ट्रीमलीट की बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है
वो हम उसको यूटिलाइज करेंगे ताकि हम हर दफ़ा जब भी कोई प्रॉम्प्ट पूछें तो जाके दोबारा वेक्टर स्टोर ना बने। हर दफ़ा ये प्रोसेस को रिपीट करने से बेहतर है कि हम एक दफ़े बना के उसको कैश में कर लें, अपने कैशे में स्टोर कर लें। वो कैसे करेंगे? उसके लिए आसान काम ये है कि हम सबसे पहले प्रॉम्प्ट यहाँ पर हम आएंगे और एक डेकोरेटर यूज़ करके एस टी डॉट कैश रिसोर्स, ये इसको हम यूज़ करेंगे और हम फंक्शन हम डिफाइन कर लेंगे, डिफाइन गेट वेक्टर स्टोर। और ये फंक्शन बेसिकली करेगा क्या कि आपका वेक्टर स्टोर जो है वो आपको रिटर्न करेगा इंडेक्स के साथ। यहाँ पीडीएफ नेम आपका जो भी नाम होगा पीडीएफ का, उसके बाद हम लोडर्स में जाएंगे और यहाँ पर हमने जो लोडर इंस्टॉल किया है बाय पीडीएफ, वो उसको हम यूज़ करते हुए उसको यूज़ करेंगे और हम पर पीडीएफ नेम देंगे अपना कि इस पीडीएफ को लोड करो। और फिर हम यहाँ पर अब क्रिएट करेंगे चंक्स, क्रिएट चंक्स, और एक ये वेक्टर्स या ऑल्सो नोन एज वेक्टर्स या इन ऑफ कोर्स क्रोमा डीबी जो है वो आप मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस यूज़ कर सकते हैं वेक्टर स्टोर्स के लिए, लेकिन क्रोमा डीबी जो है वो यूजुअली यूज़ होती है, मतलब या इट इज़ वेरी कॉमन टू यूज़ क्रोमा डीबी। अब हम अपने इंडेक्स करेंगे, इसमें हमारा वेक्टर इंडेक्स क्रिएटर होगा। मैं इसमें हम एम्बेडिंग के लिए हमें हगिंग फेस एम्बेडिंग्स जो है उसको यूज़ करते हुए मॉडल नेम, जो मॉडल का नाम है वो है, अब ये बेसिकली सिर्फ डिफाइन कर रहा है कि किस मॉडल के थ्रू, अब जितना अच्छा मॉडल होगा, जितना रिफाइंड मॉडल होगा, उतनी अच्छी इंडेक्सिंग होगी और उतना अच्छा कॉन्टेक्स्ट गेट बैक करेगा आपको, उतना अच्छा कॉन्टेक्स्ट आपका रिटर्न होगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमने जो अगली चीज़ डिफाइन करनी है वो अपना टेक्स्ट स्प्लिटर है कि कितना टेक्स्ट स्प्लिट करना है। फॉर एग्जांपल कि रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर के आपने कितने कैरेक्टर्स का जो चंक है वो होना चाहिए और उसमें ओवरलैप होगा कि नहीं। तो अब वो ओवरलैप क्या होता है उस बारे में बात करते हैं। वेरी इजी, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। चंक साइज ये हम रख लेते हैं, ये इसमें इसमें फाइन ट्यूनिंग होती है, इसमें टेस्टिंग होती है कि कौन सा चंक साइज जो है वो आपके लिए अच्छा है या आपके स्पेसिफिक यूज़ केस को कितना बड़ा चंक साइज है। इसमें थोड़ी सी ट्राई एंड एरर के जो मेथड है, हिट एंड ट्राई मेथड से काम करना पड़ता है और आपको फिर पता चलता है कि कौन सा जो है ना आपके यूज़ केस के लिए अच्छा है। चंक ओवरलैप क्या होता है कि जो बेसिकली दो चंक्स होते हैं ना, मतलब एक चंक है उसका एक एंड हो रही है इन्फॉर्मेशन कहीं पर और अगली चंक की खत्म हो रही है, तो उनकी कॉन्टेक्स्ट विंडो बढ़ाने के लिए जो नेक्स्ट चंक के फर्स्ट 100, जैसे हमने 100 वर्ड्स लिखे ना फॉर एग्जांपल, अगर वर्ड्स की बात करें तो जो नेक्स्ट 100 वर्ड्स होंगे ना वो पिछले चंक में एडेड होंगे और जो नेक्स्ट चंक से जो पिछले के 100 वर्ड्स होंगे वो एडेड होंगे। तो रिपीट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होगी ना ओवरलैप, वो 100 वर्ड्स का होगा कि जो पहले चंक के 100 वर्ड्स खत्म हुए हैं वो अगले चंक में भी मौजूद होंगे, तो ताकि कॉन्टेक्स्ट जो है वो रनिंग उसमें रहे हालत में। ये हमारा ओवरलैप हो गया। अब हम आएंगे, अब बताएंगे इसको कि लोडर कहाँ है हमारे। फ्रॉम लोडर्स, ये लोडर्स हमने यहाँ डिफाइन किए हैं और उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे इंडेक्स डॉट वेक्टर स्टोर। ठीक है, ये हमारा हो गया वेक्टर स्टोर हमने डिफाइन कर दिया। अब हम करेंगे अपने मॉडल भी हमने डिफाइन कर दिया। अब हम बेसिकली हमने करना है, यहाँ से हम एडिट करेंगे इसको। मॉडल डिफाइन करने के बाद हमने ट्राई करना है सबसे पहले कि वेक्टर स्टोर है भी सही या नहीं, या मतलब हमारे गेट वेक्टर स्टोर कॉल करेंगे और अगर तो वेक्टर स्टोर है, इफ वेक्टर मतलब अगर हमारा डेटा वेक्टर स्टोर में नहीं है तो हम फिर एरर रेज करें ताकि st.error, ये st.error की भी जो भी फंक्शनलिटीज़ हैं स्ट्रीमलेट की हैं, और फेल्ड टू लोड द डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी आपने डॉक्यूमेंट डाला है वो वेक्टर स्टोर एज अ वेक्टर स्टोर क्रिएट नहीं हुआ। और बाकी फिर अगर तो ऐसा नहीं है तो फिर सेम प्रोसेस है, हम चेन बनाएंगे,
हम उसको क्या नाम है रिस्पॉन्स को इन्वोक कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज बनाने का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पर तो हमने ग्रॉक सिस प्रॉम्प्ट से की थी, लेकिन इसका ज़रा डिफरेंट प्रोसेस है। वो है हम रिट्रीवल को कहते हैं रिट्रीवल क्यूए, और रिट्रीवल क्यूए के साथ हम लगाएंगे फ्रॉम चेन टाइप, और इसके अंदर हमें थोड़ी सी एलएलएम हमारा है ग्रॉक चैट, ये हमने एलएलएम हमारा यहाँ डिफाइन हुआ है ग्रॉक चैट। उसके बाद चेन टाइप का स्टफ रखेंगे, ये इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। और रिट्रीवर हमें बताना पड़ेगा, रिट्रीवर जो है वो हम क्या रख रहे हैं। रिट्रीवर हमारा है वेक्टर स्टोर डॉट एज रिट्रीवर। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बात बताई थी कि यहाँ पर अब आपकी डिफाइन होगा कि आपको कितने डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करना है। ये अब आपकी मर्जी है। अब आपने जो नियरेस्ट कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब आपके प्रॉम्प्ट से जो क्लोज हैं कॉन्टेक्स्ट में, उससे कितने डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ 1 लिख दें, 5 लिख दें। अगर आपको बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो क्लोजेस्ट सिर्फ पहला डॉक्यूमेंट उसको मिलेगा वो रिट्रीव कर लेगा। लेकिन हम यहाँ टेस्टिंग पर्पसेस के लिए 3 रख देते हैं। उसके बाद हम आखिरी चीज़ है रिटर्न सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हम इसको भी ट्रू रखना चाहते हैं ताकि हमें थोड़ी एक्यूरेट या हमें पता चलता रहे। फॉर एग्जांपल हम पूछें कि ये डॉक्यूमेंट कि कहाँ पर मौजूद है, किस पेज पे, तो हमें वो बता दें। अब हमें चेन वाले ये चीज़ तो हमने क्रिएट कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट है रिजल्ट क्रिएट करना। रिजल्ट किस तरह होगा, इस चेन को इन्वोक करेंगे चेन, और उसका ज़रा डिफरेंट तरीका है। अब क्वेरी जो होगी हमारी यहाँ पर वो होगी प्रॉम्प्ट, और रिज़ल्ट जो होगा वो हम रिस्पॉन्स जो होगा वो रिज़ल्ट डिक्ट हमें रिटर्न करेगा। उसमें से हमने अपने की ले लेनी है, वो की हमारा रिज़ल्ट है, ये हमारा रिस्पॉन्स है। बाकी सेम वैसे ही रहेगा। ये हमारा पिछला हार्ड कोडेड रिस्पॉन्स था, ये तो हमने पिछले उसमें ख़त्म कर दिया था इसका यूज़ केस। अब ट्राई स्टेटमेंट को हम ख़त्म करते हैं। एक्सेप्शन as e st dot error f error और error है str। तो यहाँ तक हमारा मेरे ख्याल से कोड का काम तो ख़त्म हो चुका है। देखते हैं अब इसको, हमने कोई नया सिंगल रन फेज 3.py। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे व्हाट इज द फास्टेस्ट कार इन द वर्ल्ड। बल्कि इसको करने से पहले हमने डॉक्यूमेंट तो अपने कोड को दिया नहीं, यहाँ पर मैंने एम्प्टी रखे थे वेक्टर स्टोर में पीडीएफ नेम। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एक रिसर्च पेपर है रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन, तो ये यूज़ करूँगा, और इसको हम यहीं पर reflection.pdf ये अब हमने दिया है इसको, और हम इसको रिफ्रेश करके अब देखते हैं। ये बेसिकली जो है वो एलएलएम से रिलेटेड है। हम सबसे पहले तो इससे एक जनरल क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। व्हाट इज द फास्टेस्ट कार इन द वर्ल्ड। पहली दफ़ा क्योंकि चल रहा है तो वो वेक्टर स्टोर कोड को रन करेगा और सारा जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया वो करेगा। हाँ जी, आई डोंट नो द आंसर टू दैट क्वेश्चन। दैट टेक्स्ट डजंट मेंशन कार्स और स्पीड. It appears to be a paper about programming tasks and a benchmark for evaluating code generation. If you have a different question or would like me to help with something else, I do my best to assist you. हम exactly यही रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे थे और यही करेक्ट रिस्पॉन्स है, क्योंकि ये जो हमारा डेटा जो हमने उसको दिया है वो उसमें ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो हमने काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्ट कर दिया अपने एलएलएम को कि सिर्फ इसी तरह की इन्फॉर्मेशन का जवाब दे जो कि उसके अंदर मौजूद है। अब हम इसे पूछते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन। ये इन्फॉर्मेशन इसके पास अवेलेबल है। द एलएलएम शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन अगर हमारा प्रोजेक्ट ठीक है। हाँ जी, इज अ रीइंफोर्समेंट लर्निंग मेथड दैट स्ट्रेंथ्स ऑफ बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये हमारा मेरे ख्याल से परफेक्ट जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह हम चाह रहे थे, वो हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया अपना। और
what page describes the most about reflection। एक जनरल क्वेश्चन है, देखते हैं कि पेज नंबर भी देता है कि नहीं। सेक्शन 1, वो पेजेस की बजाय इसने बेस्ड ऑन द प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि मोस्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट रिफ्लेक्शन इज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 1। तो वो आपको सोर्सेज भी बता रहा है कि इन्फॉर्मेशन में क्या है। तो जब चंक्स बनते हैं तो मेटा डेटा भी बेसिकली स्टोर होता है। खैर इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन है, ज़रा हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कवर करेंगे। लेकिन यहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट ठीक है और चल रहा है। अब हम थोड़ी सी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट थोड़ी सी सिर्फ इम्प्रूवमेंट या पोटेंशियल नेक्स्ट स्टेप्स पर बात कर सकते हैं। एक इम्प्रूवमेंट ये हो सकती है कि ऑथेंटिकेशन हम लगा दें यूआई में। अगर रियल लाइफ प्रोजेक्ट है तो हमें ऑथेंटिकेट करें से सर्टेन ग्रुप ऑफ यूजर शुड बी अलाउड टू एक्सेस दिस चैटबॉट। एक ये हो सकता है मेक यूज ऑफ अपलोड डॉक्यूमेंट फंक्शनैलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं जिसमें अभी तो हमने हार्ड कोड करके या खुद से डॉक्यूमेंट दे के उसको अपने अपनी अपनी एप्लीकेशन को रिस्ट्रिक्ट किया कि इस डॉक्यूमेंट से आंसर करो। लेकिन आप एक अपलोड डॉक्यूमेंट स्ट्रीमलेट में बहुत ईजी है, वो क्रिएट करके आप खुद से डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है और इसको पहले वेक्टर स्टोर में क्रिएट करो और फिर मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा वो इससे जवाब दो। तो एक ये एप्लीकेशन हो सकती है, इसके बेइंतहा यूज केसेस हैं। और फिर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एंड एम्बेड देम टुगेदर। यू कैन यूज अ टन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज मच एज यू लाइक और उनको फिर आप डिफरेंट चंक्स में क्रिएट करके यूज कर सकते हो। यूनिट टेस्टिंग ऑफ रैग एप्लीकेशंस, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि एलएलएम में राइट नाउ इतनी डेवलपमेंट हो रही है कि हम टेस्टिंग या उसकी वैलिडिटी इस पे इतना फोकस नहीं है। सिर्फ इसी चीज़ की एक्साइटमेंट है कि ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स जब प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनमें टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में एलएलएम की या एआई मॉडल्स की टेक्स्ट जनरेटिव मॉडल्स की हम टेस्टिंग की भी बात करेंगे। और तीसरी आखिरी एक जो हो सकती है कि आप चैटबॉट को एक्सेस दे दें इंटरनेट की, कि वो इस इन्फॉर्मेशन के साथ लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट की है वो दोनों को कंबाइन करके आपको रिस्पॉन्स दे और दोनों की सोर्सेज भी दे। तो इसके अलावा और भी बहुत फ्यूचर कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए इन पे भी अगर काम करें तो बहुत है। तो ये आज का प्रोजेक्ट था। समरी ये है कि आज हमने कोशिश किया कि मॉडर्न एआई चैटबॉट फॉर डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर बनाए। लेटेस्ट टेक हमने यूज़ किया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स कोशिश किया मैंने क्या आसान से आसान रखें। हमने स्ट्रीमलीट की बात की, हमने लैंगचेन की बात की, रैग, ग्रॉक, वेक्टर एम्बेडिंग्स और एंड टू एंड रैग पाइपलाइन। और इनमें से सारी चीज़ों पे हमने हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट किया है, सिर्फ थ्योरी डिस्कस नहीं की। फिर हमने थोड़ी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज डिस्कस की और एवरीथिंग लाइक आई मेंशन्ड ऑलरेडी, एवरीथिंग कोड एंड ऑल डिपेंडेंसीज विल बी शेयर्ड इन द कमेंट सेक्शन और विल बी शेयर्ड इन गिटहब। और आप जो है अपना क्या नाम है फीडबैक दें। I would be very happy. Any sort of feedback will be highly appreciated. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।